संजय मिश्र संजय कृष्ण जी के और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। रवि, जैसा आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमने साथ काम किया है और वो बीबीसी के जाने माने पत्रकार हैं। उसके अलावा उनके मनोबल से हम सब बड़े हमेशा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और करेंगे। रवि, यहाँ मौजूद हमारे अग्रज और जिनसे बहुत सुखा और जो प्रेस क्लब बना हुआ है उसके मूल में आदरणीय बलवीर जी, भाई रवि भूषण जी, जिनसे बड़ा लंबा और गहरा बल्कि रांची आने के बाद से ही संपर्क हम सबका रहा। भाई गोयनका जी, हम लोगों ने साथ ही काम शुरू किया। हेमंत जी, महेश पोद्दार जी, राज्यसभा में हमारी बड़ी प्रखर साथ में हम सब मिलकर काम करने वाले हमारे महुआ माझी जी, वो व्यस्त थी पर फिर भी आई मैं आभारी हूँ। प्रमोद झा जी, हमारे किशोर मंत्री जी, गाड़ोदिया जी, पवन कनोई जी, आलोक तुलस्यायन जी, ओम प्रकाश अस्क जी, हिमांशु जी, रविदत्त वाजपेयी जी, विनय, राजेश, मनोज और सबनम आए, वो हमारे बड़े बहुत पुराने ये सब निजी मित्र हैं। विकास जी, विजय पाठक, पोद्दार जी, आर के नीरज, अरिंद सिंह जी और अनेक सारे मित्र। अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूं तो आप क्षमा करेंगे, लेकिन अशोक जी हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं, नीचे मिले थे डॉक्टर साहब, अनेक हमारे साथी सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दरअसल पुस्तकों के बारे में बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा, और आप जैसा जानते हैं कि आजकल मेरा सुनने का ज्यादा काम है, जिसकी साक्षी महुआ जी बैठी हुई है। बोलने का अवसर कम मिलता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि बोलने का अवसर मिले तो मैं ज्यादा बोलूं। तो मैंने संजय से आग्रह किया कि मैं 20-22 मिनट किताबों के बारे में बोलूंगा। अगर कोई बात हो तो जिज्ञासा, तो हम लोग उसमें फिर आगे चर्चा कर सकते हैं। जैसे कलश में कुल 32 आलेख हैं, और ये दरअसल अखबार में काम करते हुए जिन लोगों से संवाद मुलाकात होती रही, उन जिन्हें मैं जेन्युइन मानता रहा, उनके बारे में मेरे निजी अनुभव हैं। मुझे इस विषय पर काम करने की प्रेरणा किन लोगों से मिली, जरूर मैं 2 पंक्ति में वो कहना चाहूंगा कि 1942 की आजादी की लड़ाई में जो शिखर पुरुष लोग थे, उनमें एक अच्युत पटवर्धन थे। आज देश उन्हें कम जानता है। आजादी मिलने के तत्काल बाद उन्हें लगा कि नहीं, हमने एक नए ढंग से जो चीजें सोची थी वो नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगा, तो वो आध्यात्म को उन्होंने अपना लिया। बिहार में पंडित रामचंद्र मिश्र के बारे में आज कम लोग जानते हैं। मैं अगर कहूं तो शायद गलत नहीं कि वो बिहार के तबके जो समृद्धतम परिवार होंगे उनमें से एक, और सब कुछ दांव पे लगाकर, और वो आजादी की लड़ाई में गांधी जी उन्हें अपना 5वां पुत्र मानते थे। उन्होंने भी 1952 में यही रास्ता चुना। महर्षि अरविंद, और पहले थोड़ा ज्ञान, और बहुत बाद में जिनसे मेरा निजी ताल्लुक रहा और बड़ा जिनका गहरा असर रहा, वो प्रोफेसर कृष्णनाथ जी को आज शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन वो अर्थशास्त्र के मूलतः विद्वान थे, और लोहिया और जयप्रकाश के बड़े करीब के चिंतक सलाहकारों में मैं कहूँ तो वो थे। वो भी बाद के दिनों में बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए, और उनसे मेरी लंबी बड़ी बातचीत हुई। जो अखबार में काम करता था, मैं प्रभात था, वो छपी भी काफी। तो मुझे ये चीजें लगती थी कि क्यों ऐसे और भी लोग हैं, देश के दूसरे हिस्से में और भी लोग हैं, कि क्यों जिन लोगों ने शिखर पर पहुंचकर बड़ी भूमिका निभाई, उनके मन में क्या लगा कि जो माध्यम हमने चुना उसे वो अलग चले गए। तो ये समझने की एक मेरी प्रेरणा थी। तो बहुत सारे पुराने लोगों को भी, जैसा पॉल ब्रंटन को देश में कोई जानता नहीं। यहाँ हमारे रवि वाजपेयी जी बैठे हैं, उनकी किताबें देश में नहीं मिलती थी, तो उनसे मैंने आग्रह किया और वो कई वॉल्यूम ला कर दिए। और उनकी किताब सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, जहां तक हो सकता है टाइटल में स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, आप पढ़ें। वो
1918 वगैरह के आसपास के ब्रिटेन के उन प्रबुद्ध और रेशनलिस्ट लोगों में थे जो धर्म और बाकी चीजों में विश्वास नहीं करते थे। धर्म का जो वो रूप जिसे हम धर्म के रिचुअल से या सारे धर्म के बाह्य प्रतीकों से जोड़ते, वो नहीं है। वो ये आध्यात्म जो मनुष्य चाहे किसी धर्म जाति समुदाय को उसको एलिवेट करे, उसको उसके विचार चिंतन को किसी रूप में प्रभावित करे, ये जिज्ञासा पॉल ब्रंटन को ही 1918-20 के आसपास वो भारत आए और वो भारत में उन जगहों पर गए जहां पर आज भी हम लोग नहीं जाते, हिमालय से लेकर बाकी अन्य चीजों में। और वो शायद सबसे पहले रमण महर्षि के आश्रम गए और जो उनके अनुभव हैं आप पढ़े तो वो एक भारत का अलग, भारत की को क्या विलक्षण चीजें रही, हम सहमत असहमत हो सकते हैं, पर वो उसमें मिलता है। रामकृष्ण परमहंस की वचनामृत जिन लोगों ने देखा होगा, जो मास्टर एम, वो अध्यापक थे बाई प्रोफेशन, अपने समय में फिलॉसफी अंग्रेजी के टॉपर थे, पढ़ाते थे, पर बिना आप अपना नाम दिए उन्होंने रोज की जो रामकृष्ण जी की बातचीत होती थी उसको वो किया। 5 वॉल्यूम में है, मतलब वो बंगाल में आप चले जाएं तो जैसे हम लोग अपने लिए गीता, रामायण, बाइबिल अपने अपने अलग अलग धर्मों में ट्रीट करते हैं, उस तरह से लोग उसको रखते हैं। तो वो मुझे देखने की इच्छा हुई। मैं पांडिचेरी गया, कई बार गया हूँ, पांडिचेरी गया तो मैं जब खड़ा हुआ महर्षि अरविंद के उस कमरे के आगे ले जाकर मुझे मेरे परिचित जो वहां रहते हैं खड़ा किए। पता है कि 22-23 वर्षों तक इस कमरे से वो निकले नहीं। उतने विलक्षण व्यक्ति, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उनके पिता और माता ने योजना बनाकर उनको वो शिक्षा दी कि भारतीय परिवेश आबो हवा की कोई उनको गंध और स्पर्श तक न मिले। लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, इसी उसमें टिकट से लेकर के रहन सहन के सब में जिनका परवरिश हुआ और जो भारतीय चीजों पर एक तरह के अद्भुत उसके प्रवक्ता बने। संयोग से उनकी ससुराल देवघर में ही वो बड़ा एक रोचक अलग प्रसंग हो, बाद में पता चला। और मैं जब यहाँ लंबे समय तक मेरा प्रवास रहा और अब भी मैं जाता हूँ तो मैं योगदा आने जाने लगा, बड़े अपने निजी जीवन के बड़े संकट के क्षणों में। तो परमहंस जी को पढ़ा तो पहले था, लेकिन वहां एक से एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति मिलते हैं। वहां मुझे मिले जो श्री चंद्रशेखर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, उनके छोटे भाई, अद्भुत ढंग से वैचारिक विद्वान, और जो क्लैरिटी थी उन सब लोगों के मन में, तो मेरे मन में हुआ। और फिर मैं सत्यानंद जी से भी बहुत प्रयास के बाद मिला। तो जिन लोगों के बारे में चर्चा है बिना मिले भी, पढ़कर भी, जो दुनिया में नहीं है, या मैं रमण महर्षि के आश्रम 2-2, 3-3 बार गया, तो जिन्होंने गहन तप और साधना के बाद अपने अनुभव उस स्तर पे लिखे कि आफ्टर ऑल एक सीमा के बाद है क्या, चीजें है क्या, तो मुझे उसने प्रेरित किया और मैं इन लोगों पर इसी रूप में लिखा। और उस रूप में राधानाथ जी को भी जानना, कैसे राधानाथ जी से बड़ा आग्रह करके मैंने कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में चूंकि संपर्क रहा, तो वहाँ 3 ऐसी पुस्तक की दुकानें थी अलग अलग शहरों में, जहाँ से मेरा 30-35 वर्षों से रिश्ता है। तो कलकत्ता के पुस्तक दुकान में पहले मुझे मिली थी, लगभग 15 वर्ष पहले, स्वामी राधानाथ की पुस्तक, वो मैंने खरीदी और फिर मैं बहुत ढूंढ कर मिला। वो मूलतः अमेरिका के थे, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या उन्होंने अपने अनुभव लिखे, अभी वो है। और आज दुनिया में गूगल से लेकर जो टॉप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, वहां जो एक किस्म की वैल्यू क्राइसिस है, उन सब में संबोधित करने के लिए जो टॉप दुनिया के 2-4 लोग बुलाए जाते हैं, उनमें से एक वो भी हैं। उनको एक बार आग्रह करके मैं यहाँ लाया था। और अनेक ऐसे लोगों के जिनसे मुलाकात हुई, उनके इंटरव्यू, बातचीत है, मेरी कोई उसमें टिप्पणी नहीं, उनके विचार हैं। और जिनसे नहीं मिला, जिनको पढ़ा, उनके बारे में आलेख है। ये पहली पुस्तक के बारे में था। दूसरे पथ के प्रकाश पुंज में कुल 27 लेख हैं। यह अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिन लोगों ने विलक्षण काम किया और जिनसे मुझे निजी जीवन में, हम में से हर एक का जीवन ऐसा है जो उतार चढ़ाव, निराशा, हमारे डॉक्टर लोहिया ने तो कहा था कि निराश रहे और कर्तव्य करें, जीवन ही ऐसा है।
तो उनमें राजनीति, सामाजिक क्षेत्रों में, विज्ञान में, पत्रकारिता में, शिक्षा में, उद्योग में जो अनूठी विभूतियां रही, जिनकी जीवन यात्रा ने मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा कि ये द्वंद्व के क्षणों में, आत्मसंशय के क्षणों में, जब आप बिल्कुल उधेड़बुन में होते हैं, अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, या बड़े संकट के क्षणों में होते हैं, तो ऐसे लोगों से जो ताकत मिलती है, उनको जिन्हें मैंने पाया, उन पर मैंने लिखा है। यह इसमें खास तौर से किन किन के नाम है, मैं जस्ट नाम उल्लेख कर देता हूँ। जैसे विवेकानंद पर है, गांधी जी पर क्या है, गांधी जी पर 2-3 तरह के लेख है, लेकिन एक लेखा वैसे उल्लेख करूंगा। लोहिया जी पर है, बाबा आमटे पर है। बाबा आमटे के साथ में जाकर आनंद वन में रहा हूं, और बाबा आमटे के बारे में मैं 2 लाइन आपको कहूं। मैंने पूछा आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई बाबा? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने मुझे आग्रह किया था, तो मैं उनके साथ रहा। तब मैं रविवार में काम करता था। तो बाबा आमटे ने उस दौर में कुष्ठ रोगियों के बीच काम करना शुरू किया, जब कुष्ठ रोगी की मौजूदगी की खबर सुनकर 15 किलोमीटर दूर से लोग भागते थे कि वो हवा न हमसे स्पर्श हो जाए। तब उन्होंने 6 कुष्ठ रोगियों और कहा, एक लंगड़ी गाय और एक ये बंजर भूमि जो चंद्रपुर में है, जहां जंगली जानवर ही होते थे, इससे मैंने जीवन शुरू किया और यहाँ आनंद वन बनाया। यानी आप बाबा के कामों को भूल जाए, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प कैसे असंभव को संभव कर सकता है। हम सब जब युवा थे, पढ़ते थे, तो उनका प्रेम का कवि पुष्किन, क्योंकि उनके शहर में मैं गया था, उनके बारे में क्यूरी मैडम, शायद अगर गलत ना हूं तो कैंसर से वो मरी खुद भी। वो जो प्रचार कर रही थी वो रेडिएशन का, उनके परिवार में लोग आसपास इससे ग्रसित हुए, पर वो साहस, वो रेडियम का साहस खोजने का, जब इतना जोखिम माना जाता था, तब कैसे उन्होंने काम किया, ये उसकी मुझे लगता है विलक्षणता है। हमें रूसी लाला से संपर्क था, उनके बारे में है। रांची में मैं अशोक नगर में रहता था, एक SK झार IAS अधिकारी होते थे, उनकी अद्भुत विलक्षणता थी, उनके बारे में है। डॉक्टर KK सिन्हा के बारे में है। डॉक्टर KK सिन्हा के बारे में क्या पक्ष है, मैं आपको आज बताता हूँ, शायद शहर के कम लोग जानते हो, हमारे विकास जी हैं। बीच बीच में डॉक्टर साहब, आप जानते हैं वो कितने व्यस्त थे, लेकिन मैं जानकर स्तब्ध रहा कि इतिहास और संगीत के इतने बड़े साधक और जानकार, मतलब मैं आपको सच कहूं तो बहुत रेयर लोगों को ऐसा पाया जो डॉक्टर KK सिन्हा में मोहब्बा जी मैंने देखा, उसके गवाह हमारे वहां। तो शाम में कभी कभार मुझे जाने का अवसर मिला, वो कहते थे, हम सब जाते थे, और कुछ डॉक्टर्स होते थे, मैं भी उसमें होता था। जो मैं सुना, जाना, शर्त ये होती थी कि हम सब मेडिकल की कोई बात नहीं करेंगे, अगर मैं सही हूं विकास जी तो उनके बारे में है। RK तलवार, यह देश कम जानता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, और उस रूप में लाहौर में जन्मे। और wartatimes.co.in, सबकी वार्ता, सच की वार्ता।